नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। क्योंकि 2 दिन से नेट बंद था और सिचुएशन ऐसी बनी हुई है प्रदेश में कि नेट बंद किए गए सरकार द्वारा, तो वो विद्यार्थी जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। साथियों, यदि आप लोगों की जगह मैं ही तैयारी कर रहा होता तो मैं भी समझता हूं कि बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं विद्यार्थी। क्योंकि आजकल जो है 80% विद्यार्थी जो है ऑनलाइन स्टडी पे निर्भर है, क्योंकि उन्हें घर बैठे सुविधा मिलती है। ज्यादातर इसमें हाउसवाइफ और जो महिला छात्राएं हैं वो ज्यादा प्रभावित हुई है। हालांकि क्या कर सकते हैं, जो है चूंकि अपना जो साथियों चैनल है एजुकेशनल चैनल है, तो इस पे अपन सिर्फ एजुकेशनल बात करेंगे। और आज की जो क्लास है वो मैं दे रहा हूं। 2 दिन मैंने भी क्लास नहीं दी थी, इससे पहले अपन ने जलवायु वाली क्लास दी है भारत की, तो वो आप लोग देख लेना, क्योंकि उसे बहुत कम स्टूडेंट अभी तक देख पाए। कई जगह अभी भी राजस्थान में नेट चालू नहीं हुआ है, और अभी चालू हो गया है काफी जगह, और काफी जगह अभी चालू नहीं भी हुआ है। लेकिन अब वापस अपन क्लासेस को नियमित करेंगे और कोशिश करूंगा कि जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूंकि अब दिन कम बचे, तो उन्हें कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है साथियों, तो समय को व्यर्थ नहीं करते हुए सीधे ही अपन आ जाते हैं टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है साथियों वो है अपना मृदा से संबंधित। मृदा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, मृदा से संबंधित, तो आज अपन भारत की मृदा और साथ में राजस्थान की मृदा को भी देखेंगे कि ये इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि शब्दों में प्रश्न घूमते हैं, तो अपन ध्यान देंगे कि कहां से प्रश्न घुमाए जाते हैं और कहां पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए साथियों बात करें यदि, तो मृदा जो है जैसे सॉइल कहते हैं, ठीक है ना, मृदा को क्या कहा जाता है, सॉइल। तो सॉइल जो है वो, यदि साथियों बात करें अपन, ये शायद मैंने दूसरी स्लाइड ले ली है, इसमें एक सेकेंड, हाँ यहां से, ये अपनी पहली स्लाइड है। तो मृदा जो है साथियों सॉइल कहते हैं, और सॉइल की जो उत्पत्ति है वो सोलम शब्द से हुई है। और ये जो सोलम है साथियों ये लैटिन भाषा का है। ठीक है, कई बार ये चीज पूछ ली जाती है कि इसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, तो सॉइल की उत्पत्ति सोलम शब्द से हुई है और ये लैटिन भाषा का शब्द है। ज्यादातर देखना उत्पत्ति वाले जो शब्द होंगे वो लैटिन भाषा से लिए हुए होंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, लाइट भी आज नहीं थी सुबह से, अभी जस्ट जैसे लाइट आई है, तो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर सेट कर देते हैं अपन, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, एक सूचना है साथियों आप लोगों के लिए, बता दिया था वैसे पहले भी, जीजीडी की जो रिवीजन बूस्टर है वन लाइनर, वो अब मार्केट में अवेलेबल है और लगभग सारे जिलों में पहुंच चुकी है। तो जहां से आप कंपटीशन की बुक्स लेते हैं वहां से आप ले सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड मैं वीडियो एक शाम को दूंगा आपको, उसमें कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी और पढ़ना कैसे है, किस किन किन चीजों पे विशेष फोकस करना है, ये सारी चीजें जो है वो शाम वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो नेट बंद के कारण काफी सारे विद्यार्थी, जैसे एसएसटी की अपन ने मॉडल पेपर 11 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, सूचना टेलीग्राम पे दे दी थी, वो भी अब ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि समय अब वही है कि आप अपनी उसके अंदर रैंक भी देख सकते हैं, तो आप अपनी रैंक के अनुसार आपको कितनी तैयारी की जरूरत है, कैसे क्या है, वो सारा आकलन उसके अंदर आप कर सकते हैं। तो बाकी सूचना सारी की सारी अपन ने दे दी थी उस पे टेलीग्राम पे, और ऐसे यदि जरूरत महसूस हुआ तो इसका भी एक अलग से वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। क्योंकि ये क्लास है तो इस क्लास को अपन कंटिन्यू ही रखते हैं। ठीक है, देखो साथियों, मृदा का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे मृदा से बनने वाले प्रश्नों में मृदा का वितरण, मृदा में जो फसलें ज्यादा पाई जाती है वहां से ज्यादा बनते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। मृदा का पीएच मान, वैसे सामान्य पीएच होता है 7 होता है, तो मृदा का पीएच मान साथियों 6 से 7 के मध्य होता है। यदि मृदा का पीएच जो है 7 से कम हो जाए तो वो अम्लीय हो जाती है, और 7 से ज्यादा हो जाए तो वो क्षारीय हो जाती है। और एक और होती है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा भी क्षारीय मृदा का ही एक अलग भाग है, जिसके अंदर पीएच मान का डिफरेंस ही रहता है। ठीक है ना, वो भी पीएच मान के ऊपर ही आधारित रहती है। अब इसमें है ना साथियों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस चीज के अंदर। अब इस चीज के कंफ्यूजन को अपन को कैसे, देखो बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि कम ज्यादा वाला कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 7 से कम जो पीएच मान होता है वो होती है अम्लीय, यानी कि कम के अंदर देखना, आपको ध्यान रखना है कि कम के अंदर एक भी आ की मात्रा नहीं है, और अपन यहां पे चलते हैं अम्लीय के अंदर, तो अम्लीय में भी एक भी आ की मात्रा नहीं है। बस इस चीज को यहां पे समझ लिया आप, कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। यहां पे देखोगे ज्यादा के अंदर अपन दा में आ की मात्रा है,
या में आ की मात्रा, और यहाँ पे देख लीजिए क्षारीय, क्षारीय के अंदर भी सबसे पहले ही आ की मात्रा है। तो ज्यादा क्षारीय और कम अम्लीय, बस यहाँ पे मैटर क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो साथियों, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा यदि कही जाए ना, तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा के अंदर दोमट भी आती है और काली मृदा है ना, वो भी बहुत उपजाऊ होती है। तो दोमट भी आती है और काली भी आती है। प्रश्न की प्रकृति देखना, सबसे ज्यादा उपजाऊ तो फिर आएगी आपके दोमट, लेकिन काली मृदा भी बहुत उपजाऊ है। तो प्रश्न की प्रकृति को देखते हुए वहां पे उत्तर आपको सही करना है। साथियों, आईसीएआर द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसमें भारत की जो मृदा है उसको 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपन ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब देखो साथियों, भारत की मृदा के अंदर नंबर 1 यानी कि सबसे ज्यादा जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा जो है सबसे उपजाऊ मृदा भी है और सबसे ज्यादा पाई जाती है 43%। लाल पीली मृदा जो है वो 18% और काली मृदा पाई जाती है आपके 15%। काली मृदा ज्यादातर पठारी भागों में पाई जाएगी, ये लाल पीली जो है वो पर्वतीय भागों में पाई जाएगी, और ये जो है जलोढ़ मृदा वो मैदानी भागों में पाई जाएगी। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी, जो बिल्कुल ही नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये लगता है, समझने में समय लगता है। हर चीज समझने में थोड़ा समय तो आपसे लेगी, लेकिन जिन्होंने पहले कर रखी है वो इस चीज को आराम से समझ सकते हैं। अब देखो साथियों, अनाज का कटोरा, अब मैंने यहां लिखा है जलोढ़ मृदा। अब कई जना कहते हैं गुरुजी अनाज का कटोरा, मैं तो वो पढ़ी ओढ़ो, श्री गंगानगर पढ़ी ओढ़ो, वे पढ़ी ओढ़ा। ऐसा नहीं है। अनाज का कटोरा कौन सी मृदा को कहा जाए, यदि ये पूछा जाए तो आपके फिर आ जाएगी जलोढ़ मृदा, क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं वगैरह जो अनाज है वो उपजाऊ ज्यादा होने के कारण जलोढ़ मृदा इसमें यहाँ पे ज्यादा उगती है ये फसलें। तो ये इस जलोढ़ मृदा को ही कांप या कछारी मृदा भी कहा जाता है। कांप या कछारी मृदा भी कहा जाता है किसे? जलोढ़ मृदा को ही, ठीक है। अब इसमें देखो ये 2 भाग है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। जब अपन ने क्या वो पढ़ा था, क्या इसका मैदानी भाग वाला जो वर्गीकरण पढ़ा था अपन ने, भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण, उसके अंदर अपन ने ये चीज पढ़ रखी है, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। अब नवीन जलोढ़ जो है वो खादर है और पुरानी जलोढ़ बांगर है। अब ये चीज अच्छे तरीके से समझाई थी आपको कि जहां पे नदियां हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है, हर वर्ष मिट्टी की नई उपजाऊ मिट्टी की परत जमती है, वो तो कहलाती है खादर, यानी कि नवीन जलोढ़। हर वर्ष नई जलोढ़ आएगी। और जहां पे कभी नदियां बहती थी और अब नदियां नहीं बहती है, वो पुरानी जलोढ़ है और वो बांगर कहलाती है, ठीक है ना। चलिए साथियों, आज 2 दिन बाद वापस क्लास आई है आपके, और आज काफी विद्यार्थी एक्टिव हुए भी हैं, काफी सारे विद्यार्थी जो है अभ्यास भी कर रहे हैं। तो अभ्यास के लिए साथियों एक पीक टाइम जो होता है ना, जैसे आपके 4 से 6, 6:30 के बीच का टाइम और 9 से 11 के बीच का टाइम, वहां पे बहुत ज्यादा एक मिनट में 1000 2 हजार सबमिशन आते हैं। सबमिशन यानी टेस्ट देके सबमिट करने का, जो 1 मिनट में 1000 2000, चाहे कितना ही बड़ा सर्वर लगा दे तो भी वहां पे सर्वर जो है थोड़ा सा धीमा हो जाता है। ये कैसे समझोगे आप? ये कई लोग कहते हैं सर आपके ऐप में क्या पता ये समस्या, ऐप में नहीं, आप फॉर्म भरने जाते हो ना, तो फॉर्म भरने जाते हो तब भी आप देखोगे लास्ट डेट पे यदि जाते हो तो कितना ज्यादा वो सर्वर डाउन हो जाता है, होता है कि नहीं? वो चीज है क्योंकि अपने यहाँ पे अपने ऐप पे जो है एक्टिव यूजर ज्यादा है। एक्टिव यूजर क्यों है? क्योंकि गुणवत्ता मिली है, गुणवत्ता मिली है और मात्र लागत मूल्य में। तो एक्टिव यूजर ज्यादा होने से ये चीजें स्वाभाविक है। अब चाहे कोई कहते हैं गुरुजी वो जो है कोई बड़े बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म, तो उनका खुद का सर्वर रूम होता है जिसपे सर्वर का मेंटेनेंस खर्च जो है करोड़ों में होता है, और अपन जो है लागत मूल्य में सिर्फ चल रहे हैं, सिर्फ लागत मूल्य में। फिर भी जो है हमारा पूरा एफर्ट उसके अंदर डाला गया है, पूरे जितना मेंटेनेंस कर सकते हैं उतना सब करके। फिर भी जो है आप लोगों को थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव यूजर ज्यादा होने से। तो ये जो पिक टाइम है, इसमें यदि आपके हल्की फुल्की कोई समस्या होती है तो इसको अवॉइड करें, इस पिक टाइम को। इसके अलावा आपके बहुत फास्ट चलता है। आप जैसे ही सर्वर को अपग्रेड किया है, अब ऐप की स्पीड बहुत बढ़ चुकी है। तो अभ्यास करें और अभ्यास से बहुत सारी चीजें आपके सॉल्व हो जाएगी। चलिए साथियों, अब बात करें यहाँ पे समझना चीजें। सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मृदा जो है वो साथियों आपके कौन सी है? काली मृदा है, ठीक है। सर्वाधिक नमी धारण कर सकती है जो काली मृदा है। चिकनी मृदा भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, जो सर्वाधिक नमी धारण करती है। बलुई दोमट जो मिट्टी होती है वो भी, उसके अंदर भी नमी धारण करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है,
ठीक है। और न्यूनतम नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो रेतीली मिट्टी है, बलुई रेतीली मिट्टी, ठीक है ना। बलुई दोमट और बलुई रेतीली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज होती है, लेकिन बलुई दोमट जो है वो ज्यादा नमी को धारण कर सकती है, काली मृदा सबसे ज्यादा नमी को धारण कर सकती है, और बलुई दोमट जो है वो सबसे ज्यादा जल धारण कर सकती है, ठीक है ना। काली मृदा सबसे ज्यादा नमी धारण कर सकती है और सबसे ज्यादा जल धारण कर सकती है, वो है बलुई दोमट, ठीक है। और न्यूनतम जल धारण कर सकती है वो है रेतीली बलुई, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, हमारे टाइपिस्ट से भी यहाँ पे गलती हुई है, तो रेतीली बलुई की जगह बलुई दोमट ही वापस आ गया। तो उस चीज को यहाँ पे आप समझ लेना कि ये जो है न्यूनतम जल धारण रेतीली बलुई और सर्वाधिक जल धारण बलुई दोमट, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो ये जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी को साथियों वर्टिसोस या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। मैंने याद इस तरीके से किया था, तो आप भी याद इस तरीके से कर लेना, कावरे, कावरे यानी कि काली, वर्टिसोस और रेगुर, ये काली मिट्टी को कहा जाता है। जैसे जलोढ़ मिट्टी जो है उसे अल्पिसोल्स कहा जाता है, पर्वतीय जो मिट्टी होती है उसे इंसेप्टिसोल्स कहा जाता है, ठीक है ना। अपने रेतीली जो मिट्टी होती है उन्हें आपके कहा जाता है ये एरिडोसोल्स। तो बहुत सारे इनके अलग अलग नाम होते हैं, जो ये अपने भूवैज्ञानिक जो होते हैं वो इनको वैज्ञानिक नाम दे रखे होते हैं। तो कभी कई बार प्रश्न इनसे भी आ जाता है। तो काली, वर्टिसोल्स, रेगुर ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। काले रंग का कारण बेसाल्टिक चट्टानें, ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी क्रिया। यदि इसको समझोगे तो बेसाल्ट और आग्नेय और ये चट्टानें बनती कैसे हैं? ज्वालामुखी क्रिया से बनती है। तो जहां पे ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण हुआ है जिन चीजों का, वहां पे ये चीजें देखेंगे। और टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट जो है वो मुख्य कारण है इसके काली मिट्टी के कालेपन का, ठीक है ना। जिन्हें नोट्स बनाने में समस्या आती है उनके लिए वन लाइनर उपलब्ध हो चुकी है। वन लाइनर में हालांकि पूरी वन लाइनर अप्रोच के साथ में दिया गया, जो यहाँ पे समझ चुके हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद में तो उनके लिए इतना रैपिड हो जाएगा ये चीजें सारी, और समझनी बहुत आसान हो जाएगी। लाल मृदा, लाल मृदा का साथियों निर्माण जो है आग्नेय व निस की चट्टानें, यहाँ पे तो है बेसाल्टिक चट्टानें, या लाल मृदा का जो निर्माण है आग्नेय और निस की चट्टानों के विघटन से होता है। लाल रंग का मुख्य कारण क्या है? लौह ऑक्साइड की अधिकता, इस वजह से इसका लाल रंग। ये ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं मेरे पास लैब असिस्टेंट के अंदर, जबकि लैब असिस्टेंट की आपको पता है बुक लिखी नहीं है, बुक सिर्फ सेकंड ग्रेड और टीचर भर्ती की लिखी है सारी की सारी। कई सारे क्लासेस भी जो दी है वो इनकी दी है, लेकिन मैसेज पर भरे पड़े हैं कि सर हमने ये चीजें पढ़ी थी और मतलब कुछ बार गया ही नहीं है। तो वो ये मुझे बताने की आवश्यकता वैसे नहीं है, क्योंकि मैसेज जो है वो ही मैंने शेयर कर दिए, उसमें सारी की सारी चीजें आ जाती है। न मैं किसी को कहा कि आप ये मैसेज करना या वगैरह, क्योंकि जब दिल से मेहनत करते हैं तो वो चीजें निकल के सामने अपने आप आती है। मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, देखते हैं सिलेक्शन बच के जाता कैसे, ठीक है। देखो साथियों, अब बात करते हैं लेटेराइट मृदा। सबसे पहले तो बताऊं, लेटेराइट मृदा से प्रश्न बनता है ये चाय। चाय की जो फसल होती है वो लेटेराइट मृदा में ही होती है, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर देखो लेटेराइट मृदा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, और इसमें भारत में भी यदि देखी जाए तो केरल में सर्वाधिक लेटेराइट मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो साथियों, सर्वाधिक जल धारण, अभी मैंने वो नमी धारण बताया था, सर्वाधिक जल धारण बलुई दोमट या चिकनी मिट्टी कहा जाता है। ये काली जो है ये वर्टिसोस रेगुर मिट्टी कहलाती है, और ये जो है चिकनी मिट्टी कहलाती है। और सबसे कम जल धारण क्षमता जो है वो बलुई रेतीली मिट्टी, ठीक है ना, रेतीली बलुई मिट्टी, ये ध्यान रखना। न्यूनतम जल धारण क्षमता ये बलुई रेतीली मृदा के अंदर, ठीक है। तो इसको ये रेतीली की जगह दोमट टाइप हुआ है, इसको रेतीली आप कर लेना, ठीक है। क्षारीयता का निवारण, देखो जब जल का पीएच मान ज्यादा हो जाता है 7 से, उदासीन तो है 7 से ज्यादा हो जाता है तो क्षारीय हो जाती है। अब ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि इसके क्षारीयता का उपचार कैसे किया जाता है, निवारण कैसे किया जाता है। तो जिप्सम मिलाकर इसका निवारण किया जाता है, इसमें जिप्सम मिलाई जाती है मृदा के अंदर। और अम्लीयता का निवारण किया जाता है चूना पत्थर मिला के, लाइमस्टोन या चूना पत्थर मिला के ये किया जाता है। तो इस साथ स्लाइड के अंदर जो भी लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों बात करें कि मृदा के अंदर कौन सी फसलें अधिक पाई जाती है, एक साथ मैंने ले लिए हैं ताकि आपको कहीं कोई समस्या नहीं हो। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है साथियों मैदानी भागों में ज्यादा
पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें देखो धान के अंदर फिर चावल भी आ गए, ठीक है, गेहूं, गन्ना आदि ये जो फसलें हैं ये सारी की सारी, अब जैसे आप देखोगे यूपी, अपने यूपी जो है, यूपी, पंजाब, हरियाणा वगैरह ये सब, तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा की अधिकता पाई जाती है और ये फसलें भी यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है। लाल मृदा के अंदर साथियों मूंगफली, तंबाकू, मक्का, ज्वार आदि, ये लाल मृदा और ये मक्का जो है वो सबसे ज्यादा लाल मृदा के अंदर ही पाई जाती है। तो ये लाल मृदा से संबंधित फसलें। काली मृदा के अंदर आपके कपास, सोयाबीन, चना, ये सारी जो दलहनी फसलें हैं वो भी आती है। हालांकि दलहनी फसलें जो है वो आपके रेतीली बुरी मिट्टी में भी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे चना वगैरह ये सबसे ज्यादा यहाँ पे काली मृदा के अंदर होते हैं। लेटेराइट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है चाय, इसके अलावा कॉफी, रबर, काजू, सिनकोना वगैरह बहुत सारी फसलें हैं जो काली मृदा के अंदर, लेटेराइट मृदा के अंदर ज्यादा होती है। फिर मरुस्थली के अंदर देखो सबसे ज्यादा तो बाजरा, राजस्थान की बात होगी, इसके अलावा ज्वार, सरसों और मोटे अनाज, मोटे अनाज है वो भी मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा यानी भारत का पश्चिमी भाग, राजस्थान का भी पश्चिमी भाग, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जैसे लेटेराइट मृदा है तो इसमें आपके आ जाएगी अपने ये केरल वाला, ये वाला भाग आ जाता है, फिर असम, मेघालय उस तरफ वाला भाग है जहां पे चाय की खेती ज्यादा होती है, वो सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। चलिए नक्शे से समझते हैं एक बार कि कौन सी मृदा कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो साथियों लिख रखा है बलुई मिट्टी, थोड़ा सा देखना, बलुई मिट्टी ये कैसी है, रेतीली बलुई है, ठीक है, रेतीली बलुई, यानी कि ये जो पश्चिमी राजस्थान वाला भाग है वो, ये जो है साथियों ये है पर्वतीय मिट्टी, ठीक है ना, पर्वतीय यानी पर्वतीय क्षेत्र होंगे वहीं पे पर्वतीय मिट्टी होगी। अब यहाँ पे ये आपको जो चीजें दिख रही है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये जो दिख रही है ये लेटेराइट मिट्टी के सारे ये जो स्पॉट है ये आपके लेटेराइट मिट्टी के, ये देखो ये वाले जो स्पॉट है ये सारे लेटेराइट मिट्टी यहाँ पाई जाती है, ठीक है। वो काली मिट्टी तो बताने का ही काम नहीं, बीचों बीच आपको प्रायद्वीपीय पठार के अंदर काली मिट्टी, और प्रायद्वीपीय पठार और यहाँ पे यदि तटवर्ती क्षेत्र छोड़ दें उनके बीच में आपके आ जाती है लाल मिट्टी का वितरण आ जाता है। और जलोढ़ मिट्टी का वितरण देखोगे तो ये मैदानी भाग पूरा का पूरा आ गया, गंगा वाला मैदानी भाग पूरा आ गया। इसके अलावा जो है तटवर्ती क्षेत्र है इनमें यहाँ पे भी आपके क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के अंदर मिट्टियों का वर्गीकरण जो है आप नक्शे से भी याद रख सकते हो, कौन सी मिट्टी कहां पे पाई जाती है। बात करते हैं राजस्थान के नक्शे की, राजस्थान की मिट्टी की। तो राजस्थान में यदि देखा जाए साथियों तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक मिट्टी यदि कोई पाई जाती है तो वो है आपके रेतीली भूरी मिट्टी, ठीक है ना, भूरी रेतीली मिट्टी है। अब इसमें ऐसा है साथियों, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी, तो मैं बताऊं आपको कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में या सर्वाधिक विस्तार वाली जो मिट्टी है वो भूरी रेतीली मिट्टी है। अब ये जो भूरी मिट्टी है ना, एक सिर्फ भूरी मिट्टी के नाम से भी एक मिट्टी है जो सिर्फ और सिर्फ भूरी मिट्टी है, जो मैंने आपके यहाँ पे लिख भी रखा है। ये सिर्फ भूरी मिट्टी यदि पूछते तो वो आपके भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, यानी कि ये ध्यान रखना कि ये बनास नदी वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर आपके पाई जाती है। सिर्फ भूरी पूछी जाए तो वहां पे पाई जाएगी। एक आपको पूछा जाता है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, ठीक है ना, भूरी रेतीली कचारी मिट्टी। इसके अलावा एक कौन सी आती है, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। तो ये भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है साथियों, वो घग्गर नदी के वहां पे आपके पाई जाती है, घग्गर नदी के आसपास। यदि पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए आपके तो भूरी रेतीली मिट्टी। अब इसमें कई बार सिर्फ रेतीली मिट्टी आ जाता है प्रश्न के अंदर, कई बार भूरी रेतीली मिट्टी पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा विस्तार और पश्चिम क्षेत्र में विस्तार आपके कौन सी मिट्टी का है, भूरी रेतीली मिट्टी का। सिर्फ भूरी पूछे तो अलग है, भूरी रेतीली कछारी पूछे तो अलग है, ठीक है ना। ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली होती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक अपर्दन, क्योंकि सबसे ज्यादा है और हवाएं बहुत चलती है, तो दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो सर्वाधिक अपर्दन कौन सी मिट्टी का होता है, तो भूरी रेतीली मिट्टी का या रेतीली मिट्टी का। और सबसे ज्यादा अपर्दन किसके द्वारा होता है, तो वायु द्वारा होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखें कि किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा अपर्दन होता है। इसमें फॉस्फेट की बाहुल्यता पाई जाती है, किसमें, आपके भूरी रेतीली या रेतीली मिट्टी के अंदर, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू,
इन सब जगह यहाँ पे इस मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। कौन सी? भूरी रेतीली या रेतीली मिट्टी। और सिर्फ भूरी पूछे तो बनास नदी के आसपास वाला क्षेत्र है, वहां पे आपके भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इनमें सिर्फ भूरी पूछते हैं तो वहां पे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ब्राउन या ग्रे, ठीक है ना, ब्राउन और ग्रे, ब्राउन और ग्रे सॉइल जो है वो ये है। काली मिट्टी वही कावरे, ठीक है, हाड़ोती का क्षेत्र यानी कि पठारी भाग। काली मिट्टी आ जाए ना कहीं भी तो दिमाग में यदि नहीं आ रहा हो तो भी सोचना कि पठारी भाग कहाँ है। तो पठारी भाग में आपके काली मिट्टी पाई जाएगी। तो फिर वापस ये वही फसलें हैं आपके सोयाबीन, चना वगैरह, वो सब यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लाल मृदा, लाल मृदा जो है साथियों आपके वो उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, इन सब जगह पाई जाती है। अब लाल मृदा में ही एक उप वर्गीकरण पाया जाता है, वो है आपके लाल लोमी मृदा। ठीक है, लाल लोमी। तो लाल लोमी जो है वो भी यही क्षेत्र है, इसके अंदर बांसवाड़ा भी जोड़ देना आप, तो लाल लोमी मृदा का क्षेत्र आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में लाल लोमी मृदा भी पाई जाती है। पर्वतीय मृदा, अब पर्वतीय जो मृदा है ना साथियों वो लवणीय मृदा होती है, ध्यान रखना। पर्वतीय मृदा कैसी होती है? लवणीय मृदा होती है। ये अरावली पर्वत वाला क्षेत्र है अपने यहाँ, तो देखो पर्वतीय प्रदेश अपन ने यही पढ़ा है, इसके अंदर जो पाई जाती है वो आपके अरावली प्रदेश वाला क्षेत्र है, वो आपके लवणीय या पर्वतीय मृदा पाई जाती है। जलोढ़, कछारी या कांप भी कहते हैं, ठीक है ना, जलोढ़, कछारी या कांप मृदा मैदानी भागों में। अब अपने यहाँ मैदानी भाग यानी अरावली का पूर्वी क्षेत्र, जिसमें जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक वगैरह ये सारी चीजें आ जाएगी। तो यहाँ पे याद ध्यान रखना कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, जितने मैंने नहीं भी लिखे हैं और मैदान के अंदर अपन पढ़ते हैं वो सारे इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट अपन रिवीजन की दृष्टि से अपन ने पढ़ा है राजस्थान की मिट्टियां, भारत की मिट्टियां और मिट्टियों का सामान्य परिचय, जो एक रैपिड क्लास के अंदर आपके हो चुका है। इसके अलावा जो रिवीजन बूस्टर से संबंधित एक वीडियो आपको मैं दूंगा, किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ मिल रही है, कैसे कवर करनी, ये सारी चीजें अपन शाम को एक मैं वीडियो दूंगा, उसे देख लेना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और आज दिन तक ये जरूर मैं कह सकता हूं, आज दिन तक ऐसा रैपिड रिवीजन बूस्टर का सेट जैसा कोई भी बुक्स कभी आई नहीं है। न मैंने तैयारी की तब और न आप कर रहे हो तब, तो अब आ गई है। बाकी इससे पहले इस तरीके से रैपिड रिवीजन बूस्टर के रूप में कोई बुक नहीं आई है जो पूरे सिलेबस को कवर करे, सिर्फ सिलेबस पर आधारित हो और सार गर्भित चीजें याद करवाए सीधे सीधे एग्जाम बेस्ड पैटर्न पे। तो उसके लिए शाम को अपन एक वीडियो बनाएंगे, उसे देख लेना और उसके अंदर एक और स्पेशल चीज आपको बताएंगे, तो उसे देख लेना, पता चल जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च कर चुके हैं। साइंस वालों के लिए टेस्ट सीरीज कल या परसों मॉडल पेपर कंप्लीट मेगा टेस्ट वाली जो है वो लॉन्च हो जाएगी। एसएसटी मेगा टेस्ट ये आपके लॉन्च कर ही दिए, 10 मॉडल पेपर उसमें जुड़ चुके हैं। जिन्हें नहीं दिख रही हो वो लॉग आउट करके लॉग इन करें तो उन्हें दिख जाएगी। बाकी सारी चीजें जो है टेलीग्राम से अपडेट रहा करें, वहां पे आपको पल पल की सूचना दे दी जाती है कि क्लास क्यों नहीं आई तो कैसे आई, कब आएगी, क्या आएगा, सब कुछ, और क्लासेस की पीडीएफ वगैरह सारी चीज वहां पे दे दी जाती है आपको। तो कोशिश करें कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहां टेलीग्राम पे जुड़ने की कोई फीस वगैरह नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, जैसे अपनी क्लासेस फ्री है वैसे ही टेलीग्राम पे जुड़ना भी आपका फ्री है। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। उम्मीद कर रहा हूं कि अगली क्लास तक सारे यूजर जो है, अपने सारे स्टूडेंट जो है, उनको नेट की सुविधा मिलने लग जाएगी वापस से, तो उनकी पढ़ाई में वापस एक जो गति है वो आ जाएगी। और अपनी तरफ से अब इसमें मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगी, जब तक मैं स्वस्थ हूं तब तक कुछ भी रुकावट नहीं आने वाली। अपने इसी तरीके से जितना हो सकेगा साथियों आप लोगों के लिए प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।